उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर एमबीबीएस कोर्स में बहुत से स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश को बिलोंग करते हैं या उत्तर प्रदेश के बाहर के राज्यों को बिलोंग करते हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि एक तो उत्तर प्रदेश के जो भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं वो 100% ओपन कैटेगरी में आते हैं, यानी कि वहाँ पर जो सीट्स हैं उनमें कोई भी रिजर्वेशन यूपी के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर ऑल इंडिया डोमिसाइल के स्टूडेंट्स को एडमिशन लेने की एलिजिबिलिटी है। दूसरा सबसे बड़ा कारण यहाँ पर यह भी है कि जो कट ऑफ यहाँ पर चाहिए होता है वो अदर स्टेट्स के कंपैरेटिव काफ़ी कम होता है, और एक बजट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिस पर ये निर्भर करता है कि स्टूडेंट्स कौन से स्टेट्स के कॉलेजेस को प्रेफर करते हैं एडमिशन लेने के लिए। तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि यूपी के कॉलेजेस में 65 से 70 लाख के पैकेज में काफ़ी सारे कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाता है और एमबीबीएस आपकी कंप्लीट हो जाती है। आज हम आपको बताएंगे कि यूपी नीट 2024-25 की काउंसलिंग में क्या नियम रहेंगे। बहुत से बदलाव भी आपको इस काउंसलिंग में देखने को मिलेंगे। नमस्कार, मैं हूँ सी विनीता सिंह, मेडिकल एडमिशन एक्सपर्ट फ्रॉम एड्यूविन। यूपी नीट की काउंसलिंग जो कंडक्ट होती है वो यूपी के गवर्नमेंट कॉलेजेस के 85% सीट्स के लिए कंडक्ट होती है, और इसके अलावा जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी 100% सीट्स पर भी एडमिशन इसी काउंसलिंग के थ्रू होता है। यूपी गवर्नमेंट ने काउंसलिंग के लिए जो अथॉरिटी डेजिग्नेट करी हैं वो हैं डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यूपी, जो कि एनआईसी के साथ मिलकर इस काउंसलिंग को कंडक्ट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की कि कौन कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे यूपी नीट 2024 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पर इस पॉइंट में बताया गया है कि एज़ पर एनटीए ब्रोशर जो भी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं तो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आपको फुलफिल करना ही है। उसके अलावा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं वो इस जीओ में मेंशन किए गए हैं। अगर आप यूपी के गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं 85% सीट पर, तो आपके पास यूपी का डोमिसाइल होना चाहिए, या फिर आपने 10th और 12th ये दोनों क्लासेस यूपी से करी होनी चाहिए। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो यूपी का डोमिसाइल क्लेम करते हैं लेकिन आपने 10th या 12th में से कोई भी क्लास यूपी के बाहर की स्टेट से कंप्लीट करी है, तो आपको अपना डोमिसाइल यहाँ काउंसलिंग के टाइम पर प्रेजेंट करना होगा वेरिफिकेशन के लिए। यूपी के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो 100% ओपन सीट्स हैं, इसलिए वहाँ पर कोई भी डोमिसाइल का रिजर्वेशन नहीं है। आप चाहे किसी भी स्टेट को बिलोंग करते हैं, यूपी की 100% ओपन कैटेगरी सीट्स के लिए आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक ये भी नियम है कि अगर आपने 2023 की काउंसलिंग में स्ट्रे वैकेंसी में मिली हुई सीट को छोड़ दिया था तो आप 2024 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। अगर कोई भी कैंडिडेट यूपी से बाहर का है और वो किसी कैटेगरी में क्वालिफाइड है, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, यानी अगर आपके नंबर 127 से 162 के बीच में है तो आप यूपी में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। आपके मार्क्स 162 से ऊपर होंगे। अगर आप किसी बाहर के स्टेट को बिलोंग करते हैं तभी आप यूपी में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हैं। आप देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन चार्जेस कितने लगेंगे। इसमें काउंसलिंग के 4 राउंड होंगे। यहाँ पर राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 में अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो 2000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस यहाँ पर लगेगी। जो राउंड 4 होगा यानी स्ट्रे वैकेंसी राउंड, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए 1000 रुपीज़ लगेंगे। काउंसलिंग के हर राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन ओपन होगा। अगर आपको राउंड 1 में सीट अलॉट नहीं होती है तो आप राउंड 2 या राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं सेम रजिस्ट्रेशन फ़ीस के साथ। लेकिन जो भी स्टूडेंट स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे उनके लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी होगा। वहाँ पर 1000 रुपीज़ देकर हर कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन दोबारा से करना पड़ेगा। अब बात करते हैं सिक्योरिटी मनी की। अगर आप यूपी के गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं काउंसलिंग में तो आपको 30,000 रुपीज़ का सिक्योरिटी मनी जो रिफंडेबल होगा वो आपको डिपॉजिट कराना होगा। वहीं अगर आप प्राइवेट एमबीबीएस के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो 2 लाख रुपये, और प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस के लिए आपको 1 लाख रुपये का रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करना होगा। याद रखिए कि जब आप सिक्योरिटी डिपॉजिट करेंगे तो आपके पास उसकी रिसिप्ट ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी पेमेंट भी ऑनलाइन होगा तो आपको ऑनलाइन ही इसकी रिसिप्ट भी डाउनलोड करनी चाहिए। पिछले साल हमारे पास ऐसे कुछ केसेस आए जिन स्टूडेंट्स ने सिक्योरिटी जब डिपॉजिट करी तो उनके अकाउंट से तो अमाउंट डिडक्ट हो गया, लेकिन उनके पोर्टल पे वो अपडेट नहीं हुआ और उनके पास उनकी रिसिप्ट नहीं थी, जिस कारण से वो काउंसलिंग में आगे पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। तो जब भी आप काउंसलिंग के लिए अपना सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करें तो उसका रिसिप्ट डाउनलोड करना आप ज़रूर याद रखें।
जिस भी अकाउंट से आप अपना सिक्योरिटी मनी पे करेंगे उसी अकाउंट में आपका सिक्योरिटी रिफंड आएगा, अगर आप उसके लिए एलिजिबल होंगे तो। यहाँ ये भी बात ध्यान रखने की है कि जो सिक्योरिटी का पेमेंट आपको करना है वो पोर्टल के थ्रू जो ऑनलाइन लिंक आता है उसके थ्रू ही आप कर पाएंगे। आपके पास कोई अकाउंट डिटेल्स अलग से अवेलेबल नहीं होंगी जिससे आप सोचें कि हम इसको RTGS या बैंक से जाके ट्रांसफ़र करा सकते हैं। ये फैसिलिटी यहाँ पर नहीं होती है। तो आपको यहाँ पर जो सिक्योरिटी पेमेंट करना है वो ऑनलाइन करने के 3 ही ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। या तो आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं सिक्योरिटी पेमेंट, या आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं करा पाता है तो उसको आगे चॉइस फिलिंग में पार्टिसिपेट करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। यूपी की काउंसलिंग में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो पिछले साल से ऑनलाइन होने लगा है। तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स लिस्ट में वहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे कि 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, और अगर आप कोई कैटेगरी बेनिफिट लेना चाहते हैं जैसे OBC, SC, ST, EWS या PWD, कोई भी आप कैटेगरी बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट भी आपको अपलोड करना है। इसके अलावा अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट आपके केस में है तो वो भी आपको वहाँ पर अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब आप डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड करते हैं तो वहाँ पर आपको एक नोडल सेंटर का सिलेक्शन भी करना पड़ता है। ये नोडल सेंटर आप अपने नियर बाय एरिया में सेलेक्ट करिए, क्योंकि अगर इन केस आपके डॉक्यूमेंट अप्रूवल में कोई भी दिक्कत आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो ये वही नोडल सेंटर होगा जहां पर आप जाकर अपना क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं या अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप अपने नियर बाय एरिया का कोई भी नोडल सेंटर इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स यूपी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस या गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनको यूपी की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन का बेनिफिट भी मिलता है। जो वर्टिकल रिजर्वेशन यहाँ पर एप्लीकेबल है वो SC कैटेगरी के लिए 21%, ST कैटेगरी के लिए 2%, OBC कैटेगरी के लिए 27% और EWS कैटेगरी के लिए 10% अवेलेबल है। 4 मेडिकल कॉलेजेस ऐसे हैं, अंबेडकर नगर, जालौन, कन्नौज और सहारनपुर, जहाँ पर थोड़ा डिफरेंट रिजर्वेशन पॉलिसी काम करती है। इन कॉलेजेस में अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी की, तो ये जो डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट का GO, ये हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है, उसको आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो भी इन्फॉर्मेशन हम वीडियोज़ के थ्रू अपने चैनल पर लाते हैं उसका PDF फॉर्मेट में सारा इन्फॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस की। जो भी वर्टिकल रिजर्वेशन हमने अभी SC, ST, OBC या EWS कैटेगरी में देखा, उसमें एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी डिफरेंट कैटेगरीज के लिए मिलता है। जैसे कि फ्रीडम फाइटर के लिए 2% होता है, फॉर्मर सर्विसमैन के लिए 2% होता है। इसके अलावा जिन कैंडिडेट्स के पास NCC का A सर्टिफिकेट है उनको भी 1% रिजर्वेशन मिलता है। और सभी वर्टिकल कैटेगरीज के अंदर फीमेल स्टूडेंट्स के लिए 20% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी रहता है। अगर आप किसी भी कैटेगरी में रिजर्वेशन क्लेम करना चाहते हैं तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करेंगे वो यूपी गवर्नमेंट के प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट पर ही होना चाहिए, एक्सेप्ट PWD एंड NCC, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये सेंट्रल लेवल पे इशू होते हैं। PWD के लिए जो रिजर्वेशन के डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने हैं वो DGHS न्यू दिल्ली से इशू होते हैं। सेंटर्स प्रिस्क्राइब्ड होते हैं इसके लिए, तो उन्हीं सेंटर्स से आपको और दिए गए फॉर्मेट में ही आपको ये डॉक्यूमेंट्स बनवाने होते हैं। अगर आप यूपी में OBC कैटेगरी या EWS कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो जो भी आपका सर्टिफिकेट बना होगा इसके लिए वो तभी वैलिड होगा अगर वो सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना हुआ होगा। इसके अलावा जितने भी माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं यूपी में उनके अंदर 50% सीट्स माइनॉरिटी कैटेगरी के लिए भी रिजर्व होंगी, चाहे वो प्राइवेट कॉलेजेस ही हों। आइए आप समझते हैं कि काउंसलिंग और अलॉटमेंट का क्या प्रोसेस रहेगा यूपी की काउंसलिंग में। इस बार यूपी की काउंसलिंग में बहुत बड़ा एक चेंज देखने को मिला है। हम सब जानते हैं कि लास्ट ईयर तक यूपी में जो सिक्योरिटी होती थी, जो 2 लाख रुपए की आप रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट करते थे, वो अगर फर्स्ट राउंड में भी आपको सीट मिल जाती है और आप उसको छोड़ देते हैं तब भी वो सिक्योरिटी फोरफिट हो जाती थी। लेकिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले हैं। यूपी ने अपनी जो स्टेट काउंसलिंग है उसको लगभग ऑल इंडिया की काउंसलिंग के जैसा ही कर दिया है। तो जिस तरह से ऑल इंडिया काउंसलिंग में आप 3rd राउंड तक अपग्रेडेशन कर सकते हैं, उसी तरह से इस बार आप यूपी की काउंसलिंग में भी 1st राउंड से 2nd राउंड में और 2nd राउंड से 3rd राउंड तक में अपग्रेडेशन कर सकते हैं।
अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलॉट होती है और आप उस सीट को छोड़ना चाहते हैं तो फर्स्ट राउंड अब आपके लिए फ्री एग्जिट होगा। यानी अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिल जाती है और आप वहां पर नहीं एडमिशन लेते हैं तो भी आपकी जो 2 लाख रुपए सिक्योरिटी है वो रिफंडेबल होगी। अगर आप सेकेंड राउंड में आपको कोई सीट अलॉट होती है उसको आप छोड़ना चाहते हैं तब आपकी सिक्योरिटी फोरफिट हो जाएगी। अगर आपको थर्ड राउंड में कोई सीट मिली है और आप उसको छोड़ना चाहते हैं तो आपकी सिक्योरिटी तो फोरफिट होगी ही, उसके साथ ही आपने जो ट्यूशन फीस अपना डिपॉजिट कराया था, अगर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपने डिपॉजिट कराया था तो आपका 100% जो फीस है वो फोरफिट हो जाएगी। और अगर आपने प्राइवेट कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिला था और वहाँ आपने फ़ीस डिपॉजिट कराई थी तो आपके 50% फीस जो है वो फोरफिट हो जाएगी। अगर आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में मिली हुई सीट को छोड़ते हैं तो आपको फ़ीस भी आपकी पूरी फोरफिट हो जाएगी, सिक्योरिटी भी आपकी पूरी फोरफिट हो जाएगी और फर्दर आपके लिए ये पेनल्टी होगी कि आप जो 2025 की काउंसलिंग होगी उसमें भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर यह भी ध्यान देने वाली बात है कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए केवल वो ही स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे जिनको राउंड 1, 2 या 3 किसी भी राउंड में कोई सीट अलॉट ना हुई हो। अगर आपको पहले 3 राउंड्स में कोई सीट अलॉट हो गई है और आपने वो सीट छोड़ दी है तो आप किसी भी हालत में स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अब बात करते हैं रिपोर्टिंग और फीस डिपॉजिट की। तो अगर आपको यूपी की काउंसलिंग में गवर्नमेंट कॉलेज में सीट अलॉट होती है और आप वहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं, जो सीट आपको अलॉट हुई है, तो आपको उसी गवर्नमेंट कॉलेज में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ प्रेजेंट करने होंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। वहाँ आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा और जो फीस है आपकी वो भी आपको उसी कॉलेज में जाकर डिपॉजिट करनी है। वहीं अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में कोई सीट अलॉट हुई है तो जो गवर्नमेंट ने नोडल सेंटर उस पर्टिकुलर प्राइवेट कॉलेज के लिए डेजिग्नेट किया होगा, वहाँ पर जाके आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको सेंटर पे प्रेजेंट होना है और जो आपकी ट्यूशन फीस होगी वो कॉलेज के नाम से ना जाके यूपी डीजीएमई के नाम से जाएगी। उसका एक ड्राफ्ट आपको बनाना पड़ेगा जो यूपी डीजीएमई पेबल एट लखनऊ के फेवर में बना होगा और ये ड्राफ्ट आप अपने नोडल सेंटर पे, जो भी उस कॉलेज का नोडल सेंटर होगा जो गवर्नमेंट ने डेजिग्नेट किया होगा, उस पर जाकर आपको डिपॉजिट कराना है। अगर आपको पहले राउंड में जो सीट अलॉट हुई है और आपने वहाँ जाकर एडमिशन ले लिया है और फीस डिपॉजिट भी करा दी है और सेकेंड राउंड में अपग्रेडेशन में आपको कोई अच्छा कॉलेज मिल जाता है या कोई दूसरा कॉलेज आप लेते हैं, तो आपका जो फर्स्ट फीस है कॉलेज का, जो पहले कॉलेज में आपने फ़ीस जमा कराई थी, वो फ़ीस ऑटोमेटिकली सेकंड कॉलेज की फ़ीस के अगेंस्ट में एडजस्ट हो जाएगी। अगर फ़ीस सेकंड कॉलेज की पहले वाले कॉलेज से कम है तो आपको डिफरेंस जो होगा अमाउंट का वो डिपॉजिट कराना पड़ेगा डीजीएमई के पास दोबारा से, और अगर वो ज़्यादा अमाउंट है तो जो डिफरेंस होगा वो आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। अब लास्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि अगर आपने किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है और आप उस सीट को रिज़ाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या नॉर्म्स काम करेंगे। अगर आपने पहले राउंड में पार्टिसिपेट किया और आपको कोई सीट अलॉट हुई लेकिन आप उस कॉलेज में एडमिशन ही नहीं लेना चाहते हैं, आपने जाके रिपोर्टिंग ही नहीं करी है, तो फिर रेजिग्नेशन की कोई बात ही नहीं होती है। आप वहाँ पे रिपोर्टिंग आपने क्योंकि नहीं करी है तो वो सीट ऑटोमेटिकली आपके नाम से कैंसिल होके और नेक्स्ट राउंड में इंक्लूड हो जाएगी और वहाँ पर कोई और स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है। अगर आपने एडमिशन का जो पूरा फॉर्मेलिटी है वो कंप्लीट कर दी है, आपने फ़ीस डिपॉजिट करा दी है, तो ही आप रेजिग्नेशन वहाँ उस कॉलेज से ले सकते हैं। रेजिग्नेशन के लिए जो लास्ट डेट होगी वो आगे आने वाले राउंड की चॉइस फिलिंग से 2 दिन पहले तक आप रेजिग्नेशन अपना दे सकते हैं। जैसे कि अगर आप राउंड 1 में अलॉट हुई सीट से रिज़ाइन करना चाहते हैं तो राउंड 2 का जो चॉइस फिलिंग जिस दिन से स्टार्ट होगा उससे 2 दिन पहले तक आप अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं। अगर आप राउंड 2 में मिली हुई सीट से रिज़ाइन करना चाहते हैं तो राउंड 3 जिस दिन से चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा उससे 2 दिन पहले तक आप अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि अगर आप राउंड 1 के बाद रेजिग्नेशन देते हैं तो आप फ्री एग्जिट है आपके लिए, कोई फाइनेंशियल लॉस आपको यहाँ पर नहीं होगा। राउंड 2 के बाद अगर आप रिज़ाइन करते हैं तो आपकी जो सिक्योरिटी है वो फॉरफिट हो जाएगी और राउंड 3 के बाद अगर आप रिज़ाइन करते हैं तो आपकी सिक्योरिटी भी फॉरफिट होगी और आपकी जो ट्यूशन फीस आपने डिपॉजिट कराई थी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 100% और प्राइवेट कॉलेज के लिए 50% आपकी ट्यूशन फीस भी फॉरफिट हो जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो से आपको यूपी की काउंसलिंग के बारे में काफ़ी क्लैरिफिकेशन मिला होगा। अगर आप हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप हमें स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी हम इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देते हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली और बाकी लोगों को इस वीडियो को फॉरवर्ड करें ताकि वो लोग भी इस इन्फॉर्मेशन का बेनिफिट